हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, इससे पहले की वीडियो में यानी कि कल हमने देखा था लिसनिंग स्किल। टुडेज आई विल डिस्कस अबाउट स्पीकिंग स्किल। ठीक है, स्पीकिंग स्किल क्या होता है, भाषण कौशल क्या होता है, आज इसके बारे में हम करेंगे। भाषण कौशल का विकास बालक की मौखिक अभिव्यक्ति की निपुणता को दर्शाता है, यानी कि वो कितना कैसे अपनी बात को रखता है, कैसे एक्सप्रेस करता है, दूसरों के सामने कैसे व्यक्त करता है, उस चीज़ को दिखाता है। इस संसार में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे भाषा का वरदान दिया गया है, इसलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य ही है प्राणी, ऐसा प्राणी जो बोल सकता है, अपनी बात को रख सकता है। जानवरों को तो नहीं है अधिकार होता ना, तो इसीलिए उसे सामाजिक प्राणी कहा जाता है। और समाज में रहते हुए उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समाज के अन्य सदस्यों से विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी से अपनी बात को रखेंगे ही नहीं तो हम अपने विचार कैसे उनको बता पाएंगे, है ना। तो ऐसे तो कोई भी मोदी जी नहीं बन पाएगा, ऐसे तो कोई भी नेता नहीं बन पाएगा, तो इसलिए हमें अपने विचारों को रखना पड़ता है। ठीक है, समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब व्यक्ति ध्वनियों के माध्यम से उच्चारित भाषा का प्रयोग करते हुए अपने विचारों को प्रकट करता है, तब इसे मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है। इस प्रकार मुख से प्रकट होने वाली भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं। पाश्चात्य दार्शनिक हर्बर्ट के अनुसार कोई व्यक्ति जितना अभिव्यक्ति सक्षम है उतना ही वह जीवित है तथा जीवन में सफल है, यानी कि जितना अपनी बात को अच्छे से अभिव्यक्त कर सकता है उतना ही वह अपने जीवन में सफल हो पाएगा। ठीक है, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में बालक को भाषा विकास का अध्ययन करने से पता चलता है कि बालक पहले शुद्ध बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना सीखते हैं। ठीक है, पहले बोलना सीखते हैं, फिर पढ़ना तथा बाद में ही हम लिखना सीखते हैं। ठीक है, अपनी अपनी ये तो हमारी लाइफ की एक जो हमारी प्रक्रिया होती है उसको ही प्रकट करता है कि हमने कैसे अपने पहले सुनना शुरू किया, फिर पढ़ना, फिर लिखना, फिर मतलब इस तरह से जो भी हमारी लाइफ का जो प्रोसेस होता है उसी को ही दर्शा रहा है ये। ठीक है, तो इसमें कुछ भी याद करने जैसा नहीं है, सिर्फ एक जस्ट आप अगर एक रीडिंग ले लेते हैं या फिर एक बार आप मेरी वीडियोस को देख लेते हैं तो इससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। भाषा शिक्षण प्रारंभिक कक्षा में मौखिक कार्य से प्रारंभ होनी चाहिए, मतलब कि जो भाषा शिक्षण है वो क्या है, प्रारंभिक कक्षा में मौखिक कार्य से ही प्रारंभ होनी चाहिए। क्योंकि पहले आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे होते हैं उनको रिपीटेशन करवाई जाती है। ठीक है, एक हमने वर्ड कल देखा था रेसिटेशन, यानी कि बच्चे क्या करते हैं, बार बार उसी को चीज़ को इमिटेशन, अनुकरण करना। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं, यानी कि जो भी टीचर बोल रहा है उसके पीछे पीछे हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं उस टीचर की बात को। ठीक है, तो वही चीज़ है कि जो स्टार्टिंग की जो क्लासेस होती है प्रारंभिक कक्षा में क्या है, मौखिक कार्य से ही शुरू किया जाना चाहिए, यानी कि जो हमारी मौखिक स्किल है उसी से ही हमारा जो डेवलपमेंट है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है उसको शुरू करना चाहिए। ठीक है, यह कोई विवादास्पद प्रश्न नहीं है कि भाषा शिक्षण का प्रारंभ मुख्य रूप से किया जाए या नहीं। सभी शिक्षा शास्त्री भी इस मत से सहमत हैं। तो ये समझा जा लज्जा शंकर जा का कहना है कि प्रथम कक्षा के प्रारंभिक 6 माह तक वाचन और लेखन का प्रारंभ ही नहीं किया जाना चाहिए। मतलब कि पहले शुरू में तो जब भी बच्चा स्टार्टिंग के जो क्लास होती है उसमें स्टार्टिंग में तो हमें कभी भी मौखिक मतलब कि चैप्टर रीडिंग या फिर जो हमारा लिखने का जो स्किल होती है उसको नहीं शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि बच्चे को कोई नॉलेज ही नहीं होती है। ठीक है, वो लिखेगा तब जब उसको बोलना आएगा अच्छे से। ठीक है, जब वो रिपीट करेगा किसी चीज़ को। इस समय बालक का संभाषण सीखना ही आवश्यक है। वैसे ही ज्ञात से अज्ञात के शिक्षण सूत्र को देखते हुए मौखिक कार्य ही भाषा की शिक्षण आधारशिला होनी चाहिए, यानी कि ज्ञात से अज्ञात, नॉन टू अननोन। ठीक है, तो ये तो आपने बीएड जो हमारे फर्स्ट ईयर रह चुके हैं वहाँ पे भी आपने देखा होगा नॉन टू अननोन क्या होता है। कि जैसे पहले क्या होता है, बच्चे को एक कार की पिक्चर दिखाई जाती है कि कार है। ठीक है, बाद में जब छोटे से थोड़ा और बड़ा होता है जब बच्चा, तब वो क्या करता है, जब हम बोलेंगे कि कार तो वो इमेजिन कर लेगा कि हाँ कार कैसे होती है। ठीक है, तो पहले क्या है, बच्चे को नॉन नॉन मतलब कि जो चीज़ें हम सिखाना चाहते हैं पहले उसके बारे में पिक्चर डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, देन जब हमारा सेकंड लेवल आएगा तब अननोन की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है,
तो यही होता है ज्ञात से अज्ञात, मतलब कि बच्चे को पहले नॉन की तरफ लेके जाना चाहिए, कि बच्चे को पहले जो भी चीज़ सिखाई जा रही है उसके बारे में दिखाना, ठीक है, प्रैक्टिकली वे में दिखाना, ठीक है। अब जैसे ट्रीज होते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में हम बच्चों को पहले ये नहीं बताएंगे कि ये वाला गुलाब क्या कैसे रंग का होता है, ठीक है, पहले हम उनको दिखाएंगे। नेक्स्ट जब लेवल पे बच्चा आएगा, जब यानी कि नर्सरी टू केजी में आएगा या फिर केजी टू फर्स्ट में आएगा, तब हम बच्चे को क्या करते हैं, तब वो अननोन की तरफ जाता है। ऐसे ही कोई भी बड़ी क्लासेस में भी अगर आप लेके चलते हैं तो स्टार्टिंग में बच्चों को प्रैक्टिकली वे में ज़्यादा लेके जाना चाहिए, ठीक है, ताकि वो अच्छे से डीप उनकी नॉलेज हो पाए, उनको मतलब कि क्रैमिंग ना करनी पड़े, ठीक है। डॉक्सन ने मौखिक कार्य का महत्व बताते हुए लिखा है कि मौखिक कार्य भाषा की नींव तैयार कर देता है, यानी कि भाषा के बारे में अगर देखो बच्चा सही ढंग से बोलेगा, मौखिक कार्य करेगा, तो वो क्या है, एक भाषा का एक बेसमेंट बना देता है, ठीक है, कि अगर बच्चे को बोलना आ गया सही ढंग से, अगर बच्चा बोल रहा है तो वो उसी चीज़ को लिखेगा, ठीक है। भाषा मतलब कि उसकी प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। भाषा का बेसमेंट ही यही है, भाषा की नींव ही यही है, भाषा को तैयार करने का मोटिव ही यही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग स्पीकिंग स्किल। विद्यार्थियों को अपने भावों तथा विचारों को सरल, शुद्ध तथा स्पष्ट भाषा में व्यक्त करने योग्य बनाना, यानी कि अपनी जो उनके भाव हैं, उनके विचार है, वो क्या चीज़ अपनी बात को कैसे रखना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में उनको क्लैरिटी देना। आत्माभिव्यक्ति में संकोच का भाव समाप्त करना, मतलब कि उनको अपने आप को व्यक्त करने में जो संकोच आ रहा है उस चीज़ को रिमूव करना, ठीक है। अब कई बार बच्चे क्या होते हैं, हेजिटेट होते हैं, तो उनको स्टार्टिंग लेवल पर ही जब भी वो हेजिटेट हो, उनको ये जो संकोच की भावना आती है उनको दूर करना। स्वर में हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं गति के माध्यम से प्रभावोत्पादकता की वृद्धि करना, मतलब कि जैसे बच्चे क्या है, उतार चढ़ाव मतलब कि बोलते समय कई मिस्टेक्स करते हैं, तो उसके बारे में उनको उनकी वृद्धि करना, ठीक है, उनको गति प्रदान करना। प्रश्न पूछने एवं उत्तर देने की योग्यता का विकास करना, प्रश्न पूछना या फिर उत्तर देना, इससे सबकी योग्यता का विकास करना, यानी कि अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है तो ऐसे बच्चों को बनाना कि बच्चे क्या करें, क्वेश्चनिंग पुट करें, और अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन पुट किया है, पूछा है, तो बच्चे क्या करें, फटाफट उनका उत्तर दे, ठीक है, हेजिटेट मत हो, संकोच मत करें। तो ऐसे बच्चे के अंदर योग्यता का विकास करना। विषय से संबंधित सामग्री को समयोजित रूप से प्रस्तुत करना, जो भी सामग्री है उसको अच्छे तरीके से क्रमानुसार प्रस्तुत करना, विचारों को क्रमबद्धता देकर औचित्यपूर्ण शब्दों में व्यक्त करना, यानी कि जो हमारे विचार हैं उनको क्या एक क्रम के अनुसार मतलब कि प्रयुक्त करना। विभिन्न मौखिक अभिव्यक्ति शैलियों से परिचित करवाना, संतुलित और सहज व्यक्तित्व का विकास करना, विद्यार्थियों को अच्छा वक्ता बनाना, ठीक है। मतलब इस तरह के जो पॉइंट्स हैं ये आप चाहे तो एक हेडिंग के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहे आप सीरियल के अंदर भी लिखें, बट अगर आप इनको ऐसे ही लिखते हैं, सीरियल वाइज के अंदर ही लिखते हैं, तो इससे अच्छा इम्पैक्ट भी पड़ता है, ठीक है, पॉइंट्स भी इंक्रीज होते हैं, देन हमारी जो लेंथ होती है क्वेश्चन की वो भी बढ़ जाती है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि खाली 2 ही स्किल्स क्वेश्चन में पूछी जाती है, रीडिंग राइटिंग पूछ लेता है, स्पीकिंग लिसनिंग पूछ लेता है, या फिर जैसे भी करके 2 स्किल्स भी अगर वो पूछता है तो आपको पूरी उसकी लेंथ चाहिए होती है, क्योंकि 16 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, तो उस लेवल के अकॉर्डिंग ही आपको लिख के आना होता है, तो लेंथ ही देखता है एग्जामिनर, ठीक है। अगर आप इसको पॉइंट बना के और उसको डिफाइन कर सकते हैं तो वो भी और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे भी आपको कंफर्ट लगे, इजी लगे, अब बस एक बात ये है कि आपको समझना आना चाहिए कि ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है, इस जो टॉपिक के अंदर वो है क्या। मेरा मोटिव है कि आपको टॉपिक क्लियर करना, बाकी आप अब इस लेवल पर है कि आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को, वो आपको देखना है, आपका लेवल क्या है, आपको कितने पॉइंट्स लर्न होते हैं, आपने कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्टेशन करनी है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको टॉपिक क्लियर करवा सकती हूँ, ठीक है। और अगर कोई भी आपको डाउट है तो उसको भी क्लियर कर दूंगी मैं, बट आपको ही लर्न करना पड़ेगा टॉपिक। तो टीचिंग मेथड्स ऑफ स्पीकिंग स्किल, मेथड क्या होते हैं स्पीकिंग स्किल के, भाषण कौशल को हमने कैसे, क्या मेथड्स हैं जिससे भाषण कौशल इंक्रीज किया जा सकता है। मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण में अध्यापक का विशेष योगदान है। शिक्षक का भाषा पर अधिकार हो, उसका उचित उच्चारण त्रुटिहीन हो तथा उसकी मौखिक अभिव्यक्ति की शैली प्रभाव पर, यानी ये क्या कहना चाह रहा है कि जो शिक्षक बोलता है वो त्रुटिहीन होना चाहिए, कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। अगर टीचर ही मिस्टेक करेगा तो स्टूडेंट
ऑब्वियसली मिस्टेक करेंगे ही, ठीक है। छात्र शिक्षक का अनुकरण करते हैं, अभी बोला ना मैंने, रिपीटेशन करते हैं। अगर टीचर ही गलत बोलेगा तो बच्चे भी गलत बोलेंगे। यदि शिक्षक गलत ढंग से भाषा का प्रयोग करता है तो यह दोष उनके छात्रों में भी स्थानांतरित हो जाते हैं। इसलिए शिक्षकों को सतर्कता बरतते हुए अपनी मौखिक अभिव्यक्ति को शुद्धता से परिपूर्ण बनाना चाहिए। उससे पाठ्यक्रम पर आधारित शिक्षण क्रियाओं के साथ साथ पाठ्यक्रमोत्तर क्रियाओं का आयोजन भी करते रहना चाहिए। ओवरऑल यही कहना चाह रहा है ये कि टीचर के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है बच्चा, ठीक है। टीचर अगर स्टार्टिंग लेवल पर गलत वे में बोलता है तो बच्चे भी क्या करते हैं, उस चीज़ को गलत लिख के आते हैं। अगर मैं आपको पॉइंट्स गलत पढ़ाऊंगी तो आप क्या करोगे, आप भी वही करोगे, पॉइंट गलत लिख के आओगे। और वैसे हो सकता है कि आप ना भी करो ऐसा कुछ, क्योंकि आप इस लेवल पर हो अब कि आपको इतनी समझ है। बट छोटे बच्चे जो होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती, उनको टीचर जैसा पढ़ाता है वैसा ही वो लिख के आते हैं, ठीक है। अगर वो गलत पढ़ा रहा है टीचर तो गलत ही बच्चे लिख के आएंगे, गलत ही बोलेंगे, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति के बिना भाषा शिक्षण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। बालक को मौखिक भाषा की शिक्षा प्रदान करके ही उसके अभिव्यक्ति में शुद्धता, बोधगम्यता का समावेश किया जा सकता है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर मौखिक अभिव्यक्ति के शिक्षण के लिए निम्नलिखित विधियां अपनाई जा सकती हैं। प्राइमरी लेवल पर कैसा होना चाहिए, सेकेंडरी लेवल पर कैसा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग मेथड हर एक लेवल के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करते हैं। प्राइमरी लेवल पर हम कैसे करेंगे, स्टोरी टेलिंग। बच्चे कहानियों को बहुत पसंद करते हैं, उन्हें कहानियाँ सुनना बहुत अच्छा लगता है। अध्यापक को कहानी सुनानी चाहिए, फिर उस कहानी से कुछ प्रश्न पूछने चाहिए। इससे उनका श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति दोनों ही सहायता मिलेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके हर एक जो हमारे चारों स्किल्स हैं उनके अंदर क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। बाकी जो पॉइंट्स अगर सेम है तो उनके अंदर का जो डिफाइन है वो भी सेम हो जाएगा। बट क्या है कि उसके अंदर अगर आप जिस भी कौशल का बता रहे हो आपको वही लिख के आना है, ठीक है। रेसिटेशन यानी कि स्वर वाचन पाठ है। पुस्तक का पाठ पढ़ाते समय पहले अध्यापक को स्वयं अनुच्छेद का वाचन करना चाहिए, फिर कक्षा के छात्रों से स्वर वाचन करवाना चाहिए, यानी कि रिपीटेशन। पहले छात्र खुद बोले, फिर देन उसके बाद उसके बच्चे भी उसके पीछे पीछे बोले, ठीक है। बाल गीतों को याद करवाना और सुनना, मेमोराइजिंग ऑफ लिसनिंग ऑफ चाइल्ड सॉन्ग्स, ठीक है। छोटे बच्चे गीत सुनने एवं सुनाने में ही काफ़ी रुचि लेते हैं, तो उन्हें बाल गीत याद करवा कर उचित हाव भाव, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे स्टोरीज होती हैं, ठीक है, जो बाल गीत होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के जो गीत होते हैं, हम क्या करते हैं, पूरी अच्छी जो हमारी फिजिकली मूवमेंट होती है हम उनके साथ बच्चों को करवाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है ये भी कि बच्चों को उचित हाव भाव के साथ पाठ पढ़ाना, ठीक है, उनको प्रेरित करना पाठ पढ़ने के लिए, उनकी मौखिक अभिव्यक्ति को शिक्षा देने का एक उपयोगी साधन होता है, ठीक है। चित्र वर्णन द्वारा मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या करना, पहले पिक्चर दिखा के देन उसके बाद उनको नोन टू अननोन की तरफ लेके जाना। पिक्चर को देख के बच्चा जल्दी कैचअप करता है, जल्दी सीखता है, ठीक है। छोटे बच्चों को तो वैसे भी पिक्चर को देख के ही सिखाया जाता है क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पता होता, ठीक है। पिक्चर को दिखाकर ही उनसे प्रश्न पूछना, पहले विजुअल मतलब कि जो लर्निंग है वो करवाना। जैसे इसमें लिखा हुआ है एग्जाम्पल, जैसे हाथी का चित्र दिखाकर हाथी के बारे में बच्चों को बहुत सारी बातें बता सकते हैं, या चित्र के माध्यम से कोई कहानी भी कही जा सकती है। जैसे हाथी को दिखाकर हाथी के बारे में बताया जा सकता है कि हाथी के 4 पैर होते हैं, हाथी की एक सूंड होती है, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, बार बार बच्चों को दिखाने की जरूरत नहीं होती। बट जो प्राइमरी लेवल होता है वो एक ऐसा लेवल होता है जिसमें बच्चों को नोन की तरफ लेके जाना पड़ता है, विजुअलाइजिंग लर्निंग करवानी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय क्वेश्चन आंसर, सामान्य विषयों पर पाठ्य पुस्तक से संबंधित बातों पर छात्रों से प्रश्न पूछने चाहिए। छात्रों से अब जैसे बच्चों को क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, जैसे मान लो आईज, ईयर्स, नोज, इस टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इससे बच्चे क्या करते हैं, मतलब कि उनकी जो पूर्णता, जो अगर उनके अंदर कोई अशुद्धि होती है तो वो भी शुद्ध हो जाती है, ठीक है। अगर उनको नहीं याद होता, नहीं पता होता तो वो भी अगर दूसरे बच्चों को देख के जल्दी सीख पाते हैं, ठीक है। छात्रों की मौखिक शिक्षा के लिए प्रश्नोत्तर विधि भी एक अच्छी विधि है। नेक्स्ट है सेकेंडरी लेवल पर हमारा कैसा होना चाहिए, देन उसके बाद आएगा हायर सेकेंडरी। सेकेंडरी लेवल पर क्या होएगा, अनुच्छेद सार, मतलब कि बच्चे क्या करेंगे, पहले पूरा पाठ पढ़ाकर और उसके बारे में कुछ समरी के तौर पे पूछना, ठीक है। विजुअल डिस्क्रिप्शन वही आ गया कि कोई दृश्य दिखाकर बच्चों से क्वेश्चनिंग पूछी जाए, ठीक है।
नेक्स्ट है चिल्ड्रंस मीटिंग। मौखिक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण सशक्त साधन बाल सभा है। बाल सभा में विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार विषय पर बोलने का अवसर दिया जाता है। बाल सभा में कविता, कहानी आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाने चाहिए। बाल सभा को रुचिकर बनाने के लिए विशेष रूप से साज सज्जा आदि अधिक करवानी चाहिए। सभी विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार कार्य दिया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल ये इतने इजी पॉइंट्स हैं कि अगर आप एक बार इनको पढ़ लोगे तो आपको बार बार मतलब कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली आपको सिर्फ पॉइंट्स से लर्न करने पड़ेंगे कि कौन से वाले लेवल के अंदर कौन से पॉइंट्स लिख के आने आपने। आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो पॉइंट्स को, ऐसा नहीं है। अगर आपको पॉइंट्स और भी बनाने आते हैं तो आप बना सकते हो। बहुत ही इजी टॉपिक है ये, बहुत ही ज़्यादा इजी। मैं कहती हूँ बीएड सेकंड ईयर जो जितने भी टॉपिक्स हैं हमारे बिल्कुल ही इजी है। अगर आप एक बार उनको ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। स्टेज प्ले, जो पहले 2 पॉइंट्स गए हैं हमारे आर्टिकल, समरी और विजुअल डिस्क्रिप्शन, वो मैंने आपको इसीलिए नहीं करवाई बिकॉज वो पहले बहुत बार आ चुके हैं। मैंने आपको हर एक जो चीज़ है जो भी मेरे को लगता है कि आपको नहीं आएगी, जो आपको जिसके अंदर आपको डाउट रह सकते हैं, मैं आपको वही अच्छे से क्लियर करवाने की कोशिश करती हूँ। जो मुझे लगता है कि आप इतने समझदार हो कि आप ये कर लोगे, तो वो उसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताती, क्योंकि इससे हमारी वीडियो भी बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाती है और बच्चों का पढ़ने का भी दिल नहीं करता फिर। और सॉरी मैं आपका इतना टाइम वेस्ट कर देती हूँ बीच में आपको ऐसे बोल बोल के। चलो हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है स्टेज प्ले। मौखिक अभिव्यक्ति के सभी गुणों को विकसित करने के लिए नाटक एक उपयोगी साधन है। इसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों को पात्र के चरित्र के अनुसार उचित हाव भाव, उतार चढ़ाव के साथ, प्रभाव के साथ संवाद प्रस्तुत करने होते हैं। स्टेज प्ले तो आपको पता ही है, आपने भी कभी किया होगा। अगर पार्टिसिपेट तो आपको और भी अच्छे से लिख पाओगे कि बच्चे क्या करते हैं। इसमें पूरी बॉडी मूवमेंट्स के साथ अपने जो रोल को प्ले करते हैं। ठीक है। अतः उचित नाटक का चुनाव कर अध्यापकों छात्रों को नाटक मंचन में पूर्ण सहयोग देना चाहिए। इससे छात्र पूरी लगन के साथ मौखिक अभिव्यक्ति की विविध शैलियों को सीखते हैं तथा उसका अभ्यास करते हैं। ग्रुप डिस्कशन, यानी कि 4-5 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है, डिस्कशन करवाई जाती है। ठीक है। इससे कोई भी अशुद्धता होती है तो उसको शुद्धता किया जाता है। इससे मौखिक अभिव्यक्ति आती है। हायर सेकेंडरी लेवल, इसमें क्या होता है, हायर सेकेंडरी लेवल पर क्या होता है, डिबेट कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। ये हमने पिछली बार भी किया था, वाद विवाद वाला। ठीक है। डिबेट कॉम्पिटिशन से बच्चों की जो जैसे हमारा क्या होता है डिबेट में, अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो तो एक टीम जो होती है, 2 टीम्स बनाई जाती हैं। इसमें जो सेकेंड टीम होती है वो फर्स्ट टीम की क्या होती है, विरोधी होती है। यानी कि जो फर्स्ट टीम बोलती है वो उसके अपोजिट में बोलती है। ठीक है। तो इस तरह से उनकी जो ये होता है मौखिक अभिव्यक्ति, इसमें क्या होता है, विकास होता है ये, और अच्छा मतलब कि इससे बढ़ती है। ठीक है। इसका डेवलपमेंट होता है। देखो इसमें क्या है, वाद विवाद प्रतियोगिताएं अभिव्यक्ति का एक प्रबल साधन है। इससे आत्मविश्वास, तार्किकता में वृद्धि होती है। अपने पक्ष को उचित सिद्ध करते हुए अपनी बात को स्वीकृति दिलवाने में कुशलता की अपेक्षा रखता है। मतलब कि अपनी बात को ही मनवाना चाहते हैं कि हमारी ही बात सही है। ठीक है। वाद विवाद का विषय निर्धारित करके कक्षा में कुछ बालकों को इसके पक्ष में तथा कुछ को इसके विपक्ष में विचार प्रकट करने के लिए कहना चाहिए। ऐसा करने से छात्रों को लिखित अभिव्यक्ति से हटकर सोचने का अवसर मिलता है। मौखिक अभिव्यक्ति में वाद विवाद का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसमें अधिक से अधिक छात्र भाग लेते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को भाग लेना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि 2 ही बच्चे वाद विवाद करेंगे। ठीक है। 2 को नहीं, बहुत सारी टीम होती हैं, बहुत सारे बच्चों की एक टीम के अंदर मेजोरिटी 4 to 5 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टीम के अंदर भी तो काफ़ी बच्चे भाग लेते हैं इसमें। मैंने आपको मिनिमम टू मिनिमम बताए हैं ये बच्चे। ठीक है। तो मतलब मेरे कहने का मतलब यही है, मैं आपको कोई डिबेट की तरफ नहीं लेके जा रही हूँ, उसके बारे में नहीं बता रही, बस मैं आपको इतना बता रही हूँ कि इससे मौखिक अभिव्यक्ति कुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है। विचार गोष्ठियों का आयोजन, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार्स और ऑर्गेनाइजिंग करने से भी क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, सेमिनार्स के अंदर क्वेश्चन पुट करते हैं। ठीक है। उनको पता चलता है, उनको नॉलेज डेवलपमेंट होती है उनकी। ठीक है। वो अपने विचारों को भी प्रकट करते हैं सेमिनार के अंदर, जो बच्चे भाग लेते हैं। ठीक है। या फिर जो भी बच्चे अपनी बात को कहना चाहते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स। तो अगर हमने काफ़ी सारे लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज कराते हैं तो इससे भी बच्चों का मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है उसमें वृद्धि होती है। मौखिक अभिव्यक्ति की शिक्षा देने के लिए
समय समय पर विभिन्न प्रकार की साहित्यिक प्रतियोगिताओं जैसे भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, नाटक मंचन, कविता पाठ आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए, जिससे छात्र पूरी लगन के साथ मौखिक अभिव्यक्ति की विभिन्न प्रकार की शैलियों को सीखें तथा उसका अभ्यास करें। इस बात की भी आवश्यकता है कि इन सब क्रियाओं के लिए जो भी विषय चुना जाए वह बच्चों के लेवल के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हायर लेवल होना चाहिए या फिर लोअर लेवल होना चाहिए, मतलब कि बच्चों को देखते हुए बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। छात्रों की मौखिक अभिव्यक्ति संबंधी त्रुटियों को सावधानीपूर्वक दूर किया जाना चाहिए। अगर कोई गलती करते हैं तो उनको दूर किया जाना चाहिए और सभी छात्रों को मौखिक अभिव्यक्ति में सक्रिय भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार स्नेह तथा सहानुभूतिपूर्ण पूर्वक छात्र छात्राओं को उपरोक्त विधि का प्रशिक्षण दिया जा सकता है। शिक्षकों के स्तर को देखते हुए उपयुक्त मौखिक अभिव्यक्ति क्रियाओं का चयन कर सकता है। ओवरऑल ये हमारा था मौखिक अभिव्यक्ति, यानी कि जो हमारी ये स्किल थी स्पीकिंग स्किल, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। लिसनिंग स्किल इससे पहले हमने की थी, ये थी हमारी स्पीकिंग स्किल। नेक्स्ट आएगी हमारी रीडिंग और देन उसके बाद आएगी हमारी राइटिंग स्किल। ठीक है, तो मैं आपको एक एक स्किल अपनी रोज हो जाएगी। ठीक है, 2 स्किल्स हमारी आज हो चुकी हैं, कल एक हमने की थी, आज एक हमने किया, नेक्स्ट हमने एक कल कर लेंगे और एक परसों कर लेंगे। ठीक है, इससे हमारे ये जो स्किल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा और एक क्वेश्चन इन स्किल्स के अंदर जरूर आता है। अगर आप ये चारों स्किल्स कर लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको बार बार यही कहूँगी कि आप अगर मतलब अभी से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है, वरना एक ही दिन में आप इतना कुछ कैसे पढ़ोगे। ठीक है, तो मैं आपको इसलिए डे बाय डे चैप्टर्स प्रोवाइड करवा रही हूँ। और अगर आपने ये वाली बुक नहीं ली है, मैं आपको डेली बोलती हूँ ये वाली बात कि आप मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहाँ पर सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़।